चंडीगढ़ में जो इन्फोर्समेंट का पूरा सिस्टम है और जो ये अवैध वसूली का खेल है, ये कैसे चलता है? ये पहले से ही चलता आ रहा है ये, ठीक है, चलता चलेगा मेरे ख्याल से। तो ये लिस्ट क्या मतलब कागज में होती है और हैंड ओवर करते हैं? हाँ जी, कागज पे ही होती है जी, इंस्पेक्टर के पास ही होती है। इंस्पेक्टर हमारे को जहाँ भेजेगा वहाँ से हमारे को कलेक्शन करनी पड़ती है। वो बताया था कि विकास नाम का लड़का आएगा। इसके बाद में और आपके पे क्या दबाव पड़ रहा है? वीडियो तो लीक कर दिएगी, लेकिन इससे अब तगड़ा पंगा पड़ेगा, सारों की ड्यूटी जाएगी। तो आपको डर लग रहा है अभी कि? हाँ जी, मेरी जान का खतरा है जी, कि मैं कुछ भी हो सकता है मेरी फैमिली को, मुझको। सेक्टर 22 के जो काउंसलर है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। अगर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना आइडियोलॉजी है तो मेरी है। कोई नया रेडी अगर लगाना चाहता हो, बड़ा आसान है, एक आदमी की पहचान करनी है, उसने बात करानी है और आगे आप रेडी लगा लो। क्या ये बात सही है? हाँ जी। जनवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो हुआ, उसके बाद एक बार फिर दोबारा चंडीगढ़ नगर निगम पूरे देश में सुर्खियों में है। इस बार कारण भ्रष्टाचार है। नगर निगम के इन्फोर्समेंट कर्मचारी विकास ने बीते दिनों एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में जो खुलासे किए उसने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया है। वीडियो में चंडीगढ़ के सभी मार्केट का जिक्र है और बताया गया है कि कैसे वहां पर अवैध वेंडरों से और वैध वेंडरों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। उस वीडियो में आरोप लगाने वाले विकास हमारे साथ हैं और सेक्टर 22 के शास्त्री मार्केट के प्रधान गोयल साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि चंडीगढ़ में जो ये अवैध वसूली का जो खेल है और जो इंस्पेक्टर राज है वो किस कदर फल फूल गया है और किस कदर लोगों से वसूली की जा रही है, क्या पैटर्न है, कैसे कलेक्शन होती है, ये पूरी बात हम विकास से करेंगे और जानेंगे कि चंडीगढ़ के बीच और चंडीगढ़ के अंदर ये समस्या कितनी गहरी है और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। विकास जी, एक बार आप थोड़ा समझाइए कि चंडीगढ़ में जो इन्फोर्समेंट का पूरा सिस्टम है और जो ये अवैध वसूली का खेल है, ये कैसे चलता है, कैसे वो लोग चूज किए जाते हैं कि ये पैसा देंगे या वो लोग खुद आते हैं इंस्पेक्टर के पास कि हम पैसा दे के दुकान लगाना चाहते हैं। थोड़ा समझाइए कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सर, सारा फिक्स होता है जी, ये पहले से ही चलता आ रहा है ये, ठीक है, चलता चलेगा मेरे ख्याल से। क्या पता अब खत्म हो जाए, लेकिन ये शुरू से ही अपना फिक्स होता है ये। अगर कोई इंस्पेक्टर दूसरे एरिया के अंदर जाता है तो पहले ही इनकी लिस्ट बनी होती है जी। अच्छा, कि कौन बंदा देने वाला, कौन बंदा नहीं देने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ये चलान भी करते हैं। जो देने वाला उसका भी सामान उठाते हैं, लेकिन उनका सामान बाद में दिया जाता है वापस। तो ये लिस्ट क्या मतलब कागज में होती है और हैंड ओवर करते हैं? हाँ जी, कागज पे ही होती है जी, इंस्पेक्टर के पास ही होती है जी। इंस्पेक्टर दूसरे इंस्पेक्टर को देता है, इधर वाला इंस्पेक्टर उस इंस्पेक्टर को देता है अपने एरिया की लिस्ट। और इसमें कैसे कलेक्शन होता है, कब कलेक्शन होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में हमारे को करनी पड़ती है कलेक्शन। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ता है या इंस्पेक्टर कहता है कि भाई अब समय आ गया जाके कलेक्शन कर लो? नहीं, हमारे को याद भी होता है, हमारे को इंस्पेक्टर ही बोलता है। इंस्पेक्टर के कहने से ही जाते हैं हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते। हमारे को कोई 1 रुपया दे के राजी नहीं। इस तरह कौन देगा सर हमारे को इस तरह पैसे? इंस्पेक्टर हमारे को जहाँ भेजेगा वहां से हमारे को कलेक्शन करनी पड़ती है। वो बताया था कि विकास नाम का लड़का आएगा या कोई दूसरे फलाने नाम का लड़का आएगा, उसको पैसे देने हैं आपने और किसी को देने नहीं। और जिसने पैसे देने से मना कर दिया फिर उसका क्या करते हैं? फिर वो अपने हिसाब से करते हैं जी कार्रवाई। विकास जी, एक चीज तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, एक तो मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरा सिनेरियो जो देखा जाए कि पहले आप गाड़ी में बैठ के आपने आरोप लगाया, फिर उसके बाद में आपने आरोप वापस लिया, फिर आपने फिर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे बताया कि किस तरह से क्या हुआ है, तो अब इसके बाद में और आपके पे क्या दबाव पड़ रहा है और ये पूरा मामला क्या था, थोड़ा इसका एक समरी में कि पूरा क्या हुआ है उस तरह से? देखो जी, मेरे को अगले दिन बुलाया गया था कि भाई सबकी ड्यूटी जाने वाली है, वो तेरे वजह से कर मैं तूने वीडियो तो लीक कर दीगी, लेकिन इससे अब तगड़ा पंगा पड़ेगा, सारों की ड्यूटी जाएगी। या तो कोई एप्लीकेशन लिख तू कि भाई मेरे से गलती होगी, मेरे से एप्लीकेशन से साइन करवाए गए इन्होंने कि भाई मेरे से दारू पी के ड्रिंक करके मेरे से गलती से वीडियो डल गई, बाकायदा कोई इंस्पेक्टर ऐसे पैसे लेता नहीं है जी। मेरी वीडियो भी बनाएगी, रजत शर्मा जी ने अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे को समझाया गया कि ऐसे ऐसे करके बोलो, उन्होंने खुद अपने फोन से मेरे से वीडियो बनाई। मतलब अधिकारी ने आपसे बोल करके आपको वीडियो बनवाई है। तो जब आपने ये वीडियो बना दी, सब कुछ कर दिया, तो मामला क्या था, मतलब कि क्यों आपने मतलब ये सोचा कि अब वीडियो बना करके ही इसको करना है? आपने पहले क्यों नहीं इस तरह का बात उठाया कि
मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं? देखो जी, हमारी 18 साल से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, हम आपस में लड़के हैं, लड़ाई भी होती है हमारे में, झगड़ा भी होता है, मिस लैंग्वेज भी होती है, तो इंस्पेक्टर तक बात चली गई है कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने इंजक्टली मेरे को बोल दिया कि भाई तुम आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे को दोनों में से एक को चेंज कर दिया जाएगा या फिर गाड़ी से उतार दिया जाएगा। तो थोड़ी सी अनासुना होगी मेरी लड़के के साथ, तो उनको गुस्सा आ गया इंस्पेक्टर साहब को कि तू मेरे सामने भी तू इसको बोल रहा हैगा, मिस लैंग्वेज यूज कर रहा हैगा, कल से तेरे को गाड़ी पे आने की जरूरत नहीं है। मेरे को एक तो किसी निकाल दी दिया उन्होंने मेरे को ये भी नहीं बोला कि तू कल उसके साथ जाके ड्यूटी कर लिए या उस इंस्पेक्टर के पास जाके ड्यूटी कर लिए या सुपरिटेंडेंट से जाके मिले जिसने मेरी ड्यूटी लगाई है आपके साथ, इंस्पेक्टर के साथ, ऐसा कुछ नहीं बोला मेरे को। विकास जी, अभी मतलब अब नगर निगम ने आपको निकाल दिया या नगर निगम में भी नहीं, मेरी ड्यूटी चेंज कर दी, हॉर्टिकल्चर में लगा दी गई है जी। तो अभी आप नगर निगम में काम कर रहे हैं? हाँ जी, काम कर रहा हूँ जी मैं। ठीक है। अभी जैसे जब वीडियो वायरल हुई, फिर आपने माफ़ी मांगी, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप पे अभी दबाव किसी ने फ़ोन किया हो, किसी इंस्पेक्टर ने, क्योंकि आप तो नाम ले रहे हो कहीं के, किसी का फ़ोन आया हो, किसी के थ्रू फ़ोन आया हो? देखो जी, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहेगा, ना तो कोई मुझे फ़ोन कर रहेगा जी। ठीक है, बाहर से मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पंगा पड़ जाएगा तेरे साथ, तू पीछे हट जा। तो देखो, मैं पीछे तो हटने वाला नहीं, क्योंकि जो सच निकल गया मुंह से तो सच निकल गया जी। तो आपको डर लग रहा है अभी कि? हाँ जी, मेरी जान का खतरा है जी, कर मैं कुछ भी हो सकता है मेरी फैमिली को, मुझको। क्योंकि आपको जब पहली वीडियो वायरल हुई थी तो घर में ताला भी आपके लगवा दिया? हाँ जी, उन्होंने लगवाया था जी इंस्पेक्टर साहब ने कि भाई अपना थोड़े दिन तू साइड हो जा जब तक माहौल ठंडा नहीं होता है। तो इस करके मेरे को जाना पड़ा, ताला लगा के सिम बंद करने पड़े मेरे को। एक बार विकास जी ये बताओ कि चंडीगढ़ में जैसे 19, 22 और 15 की बड़ी मार्केट है, इन मार्केटों में क्या रेट फिक्स है, किस चीज़ के कितने रुपए जो तय किए हुए हैं कि ये बंदा इतने रुपए देता है? थोड़ा सा बताओ कि पैटर्न क्या है। देखो, जगह के अकॉर्डिंग के रेट होते हैं जी। अगर किसी ने ज़्यादा जगह कवर कर रखी है तो उसको 3, 4, 5 भी देने पड़ते हैं जी। अगर थोड़ा ही सामान लगा रखा, उसके बाद लाइसेंस नहीं है, तो 2, 3 तो चलता ही चलता है जी। 2-3 हज़ार रुपये? हाँ जी, हाँ जी। और ये पैसे कलेक्शन का काम वही जो इंस्पेक्टर है उसके, या तो कोई ड्राइवर है या कोई ट्रक पे काम करने वाला? ड्राइवर तो वैसे मुश्किल ही करता है, क्योंकि मैक्सिमम तो लेबर ही अपनी है जो जिनको ये आगे करते हैं। तो लेबर इकट्ठा? हाँ, लेबर ही करती है गाड़ी, तो ड्राइवर तो क्योंकि अपनी गाड़ी से ही मतलब रखता है जी। तो ये सब कैश में इकट्ठा होता है? हाँ जी, हाँ जी, कैश में होता है, गूगल पे कोई नहीं करता जी ना। हमारे को बोलते हैं कि गूगल पे आपने कराने हैं। और जो इंस्पेक्टरों से जो आपकी बातचीत होती है वो भी सब व्हाट्सएप कॉल होती है, नॉर्मल कॉल? व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, नॉर्मल कॉलिंग नहीं करते जी। नॉर्मल कॉल क्या उठाते ही नहीं वो, कि आप ही नहीं करते? उठाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है कि उनसे, ठीक है ना। व्हाट्सएप कॉलिंग पे डायरेक्ट बात होती है हमारी। गोयल साहब से पूछना चाहूँगा कि गोयल साहब, आप, मैं जानता हूँ पिछले लंबे समय से जो इन्फोर्समेंट का इशू है और जो अवैध वेंडरों का मामला आप उठाते रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार जो खुलासे हुए, और अब कोई बचने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही क्योंकि अब सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है? आपको क्या अभी भी उम्मीद लग रही है कि कुछ होगा? और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताइए कि कैसे ये खुलासा हुआ और कहाँ तक ये मामला पहुँचा है। ऋषि जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मुद्दे को उठाया और हमें यहाँ सच्चाई जानने के लिए बुलाया। सर, मैं 2023 के अंदर शास्त्री मार्केट में प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ था। तो एक ये हमारे परिवार के संस्कार होते हैं, तो मेरी नेचर पर्सनली ये रही है कि हमें जो भी जिम्मेवारी मिली है उसको पूरी ईमानदारी से, मेहनत से निभाया जाए। क्योंकि चाहे कोई भी मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, चाहे कोई आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट है, चाहे कोई काउंसलर है, चाहे कोई भी है, ये हमें जो जिम्मेवारी है ये पब्लिक हमारे ऊपर बहुत विश्वास करके देती है। तो उस मार्केट में प्रधान बनने के बाद मैंने ये देखा भी यहाँ का सिस्टम क्या है। तो हमारे दुकानदार भाई बहुत परेशान थे क्योंकि उनका काम पहले से काफ़ी कम हो गया था, जिसके मेजर 2 कारण थे। पहला कारण था ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से दुकानदारों का बिजनेस ऑलमोस्ट 50% प्रभावित हुआ था। फिर बीच में कोरोना आ गया, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर बचा खुचा जो कारोबार था, एमसी ने ये भी, मैं इसको यही कहूँगा भी, करप्शन के कारण हमारी मार्केट के सामने 107 वेंडर बिठा दिए, ठीक है, जो कि सरासर नियमों के खिलाफ है। क्योंकि ऑलरेडी जिस मार्केट में 322 बूथ हैं और उसके बाद वहाँ पे पार्किंग का इशू रहता है हमेशा, पार्किंग कम है, कंजस्टेड मार्केट है, फुटफॉल ज़्यादा है, तो उसके बाद अगर आप वहाँ पे 107 वेंडर बिठा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं करप्शन की ट्रांसपेरेंसी के कारण ही बिठाए गए थे।
दैट टाइम मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं था। और जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, किस कारण से बैठने दिया, गॉड नोस, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो फिर मैंने इनको स्टडी करना शुरू किया, भी सिस्टम क्या है। भी 107 तो बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे तो मोर देन 200 लोग बैठे हैं। 107 के अलावा 200 लोग और बैठे हैं, चाहे वो शास्त्री मार्केट के सराउंडिंग पार्किंग है, चाहे वो फुटपाथ है, वहाँ सारी जगह वेंडर्स बैठे हुए हैं। तो ये किसकी शय पे बैठे हैं, क्या सिस्टम है। तो मैं एक दो बार पुलिस इंचार्ज से मिला, SHO साहब से मिला, उन्होंने हमारी हेल्प भी की और इनको हटाया भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे पता लगना शुरू हुआ ये तो बहुत बड़ा मनी स्कैंडल है। भी यहाँ पे 300, 400, 500, 1000 रुपये डेली पर वेंडर दे रहा है और इसके अंदर ये सब लोग मिले हुए हैं, 100 कॉल्ड प्रधान बने हुए हैं वहाँ पे, जिन्होंने 30 बंदे बैठाए हुए हैं। तू बैठा रहा भाई, तूने इतने पैसे देने हैं, वो शाम को इकट्ठे करके इन्फोर्समेंट वाले को देता है, किसको देता है किसको नहीं देता। नेचुरली जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को जाते हैं, उनकी मर्जी के बिना तो हो नहीं सकता। तो फिर मुझे पता लगना शुरू हुआ यार ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। फिर मैंने धीरे धीरे पूरे चंडीगढ़ में इसको स्टडी करना शुरू किया और मैंने आवाज़ उठानी शुरू की। और मैं पिछले 1.5 साल से इस मुद्दे पे आवाज़ उठा रहा था। टाइम टू टाइम मैं जो भी मेयर बने, मैं उनको अपना, इनसे पहले टीटा जी मेयर थे, तो वहाँ पे जब थोड़ी मेरी आवाज़ उठाने से सख्ती हुई तो वो स्टे लेने के लिए चले गए, वो मेयर के पास चले गए। मैंने टीटा जी को कहा, मैं कहा जी आप इनकी एप्लीकेशन पे डिसीजन से पहले एक बार हमें पार्टी बना लो, हमें भी सुन लो, भी हम भी दुकानदार हैं, हम टैक्स पेयर हैं, इन्होंने कोई टैक्स भी नहीं पे करना। तो उन्होंने क्लियरली मुझे इग्नोर कर दिया। उसके बाद अब मैडम मेयर बने, हमने मैडम को भी जाके सारी चीज़ें बताई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत ख़राब थी कि ऑलरेडी इतना हौच पौच हो रखा था MC के अंदर कि मैडम को इस मैटर के बारे में शायद उन्होंने गौर नहीं किया या मे बी उनको समय नहीं मिला। तो हमने रिटर्न में सबको एप्लीकेशंस दी हुई हैं। मेरे पास मोर देन 200 एप्लीकेशंस पड़ी हैं जो मैंने टाइम टू टाइम, चाहे हमारे ज्वाइंट कमिश्नर हैं, चाहे हमारे कमिश्नर हैं, चाहे मेयर हैं, चाहे लोकल काउंसलर हैं, हमने लोकल काउंसलर्स को भी एप्लीकेशनें दी हैं भी ये हमारे साथ गलत हो रहा है, इसके ऊपर लगाम कसी जाए। तो 1-2 बार हाउस के अंदर हल्ला मचा, वो पहले से और बढ़ गए। तो हम तो एक आम लोग हैं, हम वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द काउंसलर्स, ठीक है। तो काउंसलर ने शुरू में तो हल्ला किया, उसके बाद फिर वो शांत हो गया, वो फिर सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। तो अब मार्केट भी ये देखती थी यार ये कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि ये काम तो काफी सालों से चलता आ रहा है, भी फर्स्ट प्रेसिडेंट है, इसने कोशिश तो की एटलीस्ट। तो शायद उसकी वजह से कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, तो हमारी मार्केट की डेवलपमेंट रुक गई, हमारी मार्केट को परेशान करने जाने लगा, हमारे दुकानदारों के चलान काटने शुरू कर दिए। एक दुकानदार के 25-25 चलान कटे हैं। मैंने कई बार लोकल इंस्पेक्टर से लड़ाई की, मेरे वीडियो भी वायरल हुए। मैंने कहा भैया तू वहां से चल के आ रहा है किरण सिनेमा से, वहां से लेके यहाँ मार्केट तक तेरे को एक भी फड़ी वाला नहीं मिला, तो सीधा आगे मार्केट के बूथ वाले पे अटैक कर रहा है। तो कहता है जी हमारे पास वीडियो आया। अरे भाई तो वो तो वीडियो आया जो तेरे को दिख रहा है उस पर भी कार्रवाई कर, क्योंकि वो पैसे देते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस चीज से शायद मैं अपने काउंसलर साहब से खफा भी हो गया था। और मोर ओवर हमारे काउंसलर साहब ने RTI मांग ली, भी मैंने इसकी कंप्लेंट की थी, तुमने इसके चलान काटे कि नहीं काटे। ये तो बड़ा चूज एंड पिक वाला काम है कि भैया तुम दुकानदार की RTI मांग रहे हो, आज तक तुमने वेंडर की RTI कभी नहीं मांगी, भी तुमने वेंडर को कितने चलान काटे हैं मेरे को दो। अगर 22 सेक्टर के अंदर एनुअली 100 चलान करते हैं तो उसमें से 80 चलान दुकानदारों के हैं, क्योंकि कसूर तो दुकानदारों का है। वो GST पे कर रहे हैं, उनका कसूर है, वो किराया पे कर रहे हैं, उनका कसूर है, वो 2 लड़कों को रोजगार दे रहे हैं, उनके घर पे रोटी चूल्हा जल रहा है, दुकानदारों का कसूर है, किराया दे रहे हैं, वो दुकानदारों का कसूर है, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, दुकानदारों का कसूर है, वेंडर के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं वो भी दुकानदारों का कसूर है। बिल्कुल। कल साहब वीडियो के वायरल हुए, जो पहली वीडियो वायरल हुई थी 5 दिन से ज़्यादा हो गए। ये कितनी हैरानी की बात है कि एक वीडियो में जिसमें एकदम साफ आरोप है कि मैं इसके नीचे काम करता था और मैं इससे पैसे देता था, आज तक कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, अभी तक जांच भी नहीं शुरू हुई है। इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है? मैं ना जब अगले दिन इस पे एक्शन हुआ और कमिश्नर साहब ने इन 7 लोगों की ट्रांसफ़र कर दी, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ था। खैर ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, इसका मतलब कोई इशू ही नहीं था, भी उसने बोल दिया, इन्होंने माफ़ी मांगी, वो काम ख़त्म हो गया, इंस्पेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और इनके 7 लोगों की ट्रांसफ़र कर दी, वो तो नए 7 लोग अपॉइंट हो जाएंगे कलेक्शन के लिए। तो वैसे फिर उसके बाद जो भगवान है उसके घर देर है अंधेर नहीं है, इन्होंने 15 अगस्त को मुझे अप्रोच किया
तो मैं उस टाइम ये सोच के बैठ गया था, अभी ये ठंडे बस्ते में चला गया काम। तो इन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरी एक ही कंडीशन है कि झूठ नहीं बोलेगा। अगर तेरे को होश में जो बोल रहा है, बेहोश करके पूछे तब भी वही वर्ड्स निकलने चाहिए जो होश में बोले थे। किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। रह गया मरना जीना, वो भगवान के हाथ में, इंसान की औकात नहीं होती। अगर मैं भी ये सोच के अपने घर में बैठ जाता कि मेरे को कोई मार देगा तो फिर कल्याण नहीं हो सकता। तो फिर इन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप मेरे साथ खड़े हो तो हम मिलके इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग मेरे को तब हुआ था कि शायद कुछ काउंसलर मेरी इस चीज़ से नाराज़ हो गए कि मैंने कहा था भी किसी भी काउंसलर ने इसकी विजिलेंस या सीबीआई जांच की मांग नहीं उठाई। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। नहीं, आप काउंसलर की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले देता हूँ। पार्षद अमनप्रीत सिंह ने, सेक्टर 22 के जो काउंसलर है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। उस पर आपका क्या जवाब रहेगा? हाँ, मैंने उनका कल इंटरव्यू देखा था। उन्होंने ये भी कहा जी ये बीजेपी आइडियोलॉजी रखता है। तो शायद अगर वो 1.5 साल में मेरी आइडियोलॉजी नहीं समझ पाए हैं तो वो उनकी समझ है। अगर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना आइडियोलॉजी है तो मेरी है। अगर देश के लिए सोचना आइडियोलॉजी बीजेपी की है तो वो मेरी है। अगर शहर की सुंदरता के लिए, शहर के लोगों के लिए आवाज़ उठाना बीजेपी की आइडियोलॉजी है तो मेरी है। देश के लिए, शहर के लिए, लोगों के लिए जब भी मेरे को आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे उनको वो किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी लगती हो, मैं उस पार्टी का हूँ। तो वैसे मेरा राजनीति का कोई कंसर्न नहीं है, ना ही आज की डेट में मैं किसी भी पार्टी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं सिर्फ अपनी मार्केट के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा सरोकार, मेरी जिम्मेदारी भगवान ने शास्त्री मार्केट की लगाई है और मैं जब तक प्रधान हूँ शास्त्री मार्केट के लिए काम करता रहूँगा। उससे अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो आई डजंट मैटर, ठीक है। और वो राजनीति कर रहे हैं, वो करें, मेरा कोई सरोकार नहीं है। अगर उनको ये सब चीज़ें लगता है कि मैं राजनीति के लिए कर रहा हूँ तो उनकी समझ है, हम किसी की समझ नहीं बदल सकते। विकास जी, एक चीज़ बताइए कि वीडियो में आपने आरोप लगाए, क्योंकि अधिकारी भी ये कहते हैं कि वीडियो में बोल दिया तो हम इस पे कैसे जांच कराएं। क्या आपने लिखित में कोई शिकायत दी है, कोई कार्रवाई की मांग की है? और साथ में एक सवाल ये भी रहेगा मेरा कि आप तो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो 70 बेलदार और हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है, आपके साथ में और कोई लोग हैं मुकेश जी के अलावा और आपके पीछे में साथ में खड़ा है कोई? कोई नहीं है जी, अभी फिलहाल कोई नहीं है जी मुकेश जी के अलावा मेरे पास। मुकेश जी मतलब आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको बताना चाहूँगा इस बात पे, उसका कारण है। अब ये भी क्यों आया, ये सर डेली बेस वर्कर हैं, इनके बॉस इनके इंस्पेक्टर हैं। किसी भी वर्कर के बारे में इंस्पेक्टर जब मर्जी कुछ भी लिख के दे दे, उसको घर बिठा देंगे, ठीक है। और ये ऐसे परिवार हैं जो हैंड टू माउथ है। एक कमरे के घर में ये रहता है, 20,000 रुपये इसको सैलरी मिलती है। इसके पास उनकी बात मानने के अलावा या उनके साथ जुड़े रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आज इसने भी आवाज़ उठाई है तो इसने अपनी जाती हुई नौकरी के कारण आवाज़ उठानी पड़ी। और वो 70 बेलदारों का भी यही हाल है। लेकिन हमें पता है भी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आज एक जागेगा, कल 2 जागेंगे, फिर 10 जागेंगे, ऐसे ही काफिला बनेगा। और बहुत लोग सामने आएंगे जो कहेंगे हाँ जी हम पैसे देते थे, हमारे साथ गलत हुआ है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वो वेंडर इन्वॉल्व नहीं है जिनको उनका हक नहीं मिला, इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है जिनको हक तो मिला फिर भी पैसे दे रहे हैं। तो इसलिए देर सवेर लोग जागते हैं, लेकिन यह है कि किसी एक को पहल करनी होती है। शायद उसका सहरा भगवान ने विकास के सिर पे बांधा है और ये अपनी बात पे दृढ़ रहेगा और जहां तक लड़ाई लड़ सकता है हम लड़ेंगे। विकास जी, एक मार्केटों का थोड़ा और होता है, क्योंकि देखो लोग समझना चाहते हैं कि सबने ये बातें सुनी है कि इन्फोर्समेंट पैसा लेते हैं वेंडरों से, लेकिन पहली बार कुछ प्रूफ के साथ आपने बताया जो लोगों को सच की तरह लगा है कि हाँ इस बात में सच्चाई हो सकती है। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा किन मार्केटों से कलेक्शन होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सारे जी, 19 हो गया, 22 हो गया, 15 हो गया, 41 सेक्टर की मार्केट होगी, ये मेन मार्केट है जी, इनमें होता है जी। और ये उसी एरिया के जो इंस्पेक्टर हैं उनके इशारों पर होता है? हाँ जी, उनके इशारों पे होता है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है इस तरह करने, कोई कलेक्शन इकट्ठी कर लेगा। और कलेक्शन इकट्ठी होगी तो इस तरह वो देने की नहीं किसी को भी। तो ये मतलब कोई नया, एक और चीज़ बताइए कि एक ये भी बड़ी प्रचलित है चंडीगढ़ में की बात कि कोई भी नया रेडी अगर लगाना चाहता हो बड़ा आसान है,
एक आदमी की पहचान करनी है, उसने बात करानी है और आगे आप रेडी लगा लो। क्या ये बात सही है? हाँ जी, हाँ जी जी। ये कैसे काम करता है, मतलब ये कैसे होता है? देखो जी, अगर किसी ने नई रेडी लगानी है फ्रूट वाले ने, तो 2000-2500 मैक्सिमम पुराना रेडी वाला देता है, लेकिन कोई नवा रेडी वाला आया तो उसको 3000-4000 रुपये मैक्सिमम देने पड़ते हैं महीने के ही। अच्छा, इसमें भी बोली सिस्टम है कि अगर पिछले वाले से आप ज्यादा दे दो तो आपको लगाने देंगे? हाँ हाँ, बड़े आराम से लगाने देते हैं जी। फिर वो बकायदा चलान भी देता है, अच्छा, पैसे भी देता है जी, हाँ। सारी चीज चलती है जी। अभी जो नया है तो 3-4 हजार दे रहे हैं, और हाँ। धीरे धीरे जैसे मतलब टाइम बीत जाए और कोई और नया है, सीजन के हिसाब से। हाँ जी, 3-4 हजार हाँ जी, 2500 इस पे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपके चैनल पे एक और खुलासा करता हूँ मैं। ये 15-20 दिन पहले की बात है, एक ऐसे फ्रूट वाला था, मैं उसके पास गया। उसका ट्रेनिंग का स्तर देखिए क्या है। मैंने उसको मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाने लगा। मैंने उसको पूछा, मैं क्या भाई यार तू यहाँ रेडी लगाता है, तुम्हारा लाइसेंस है? कहते नहीं जी। तो मैं क्या कैसे लगाते हो? कहते जी आपका बंदा पैसे लेके जाता है। अच्छा, मैं क्या मेरा बंदा पैसे लेके जाता है? हाँ। मैं क्या तुम मुझे जानते हो? कहता हाँ जी आपका बंदा लेके तो जाता है पैसे। हाँ। मैं कह रहा अब उतने पैसों में काम नहीं चलेगा, हाँ। अब तेरे को रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, फिर वो शॉक्ड हो गया। हाँ। कहते जी रेट बढ़ाने पड़ेंगे मतलब? मैं कह यार भाई वो पैसे कम है, अब काम बढ़ रहा है, अड्डा पक्का हो गया तेरा, अब पैसे बढ़ा। कहते जी आप कौन हो? मैं क्या साले अभी तो तू कह रहा था आपका बंदा पैसे लेके जाता है। तो उनको इस हद तक ट्रेनिंग दी हुई है। अगर आप भी एज ए कस्टमर या एज ए कुछ यूट्यूबर बन के चले जाओ तो वो आप पे एलिगेशन लगा देंगे कि हम तो आपको पैसे दे रहे हैं। अच्छा, और ये ट्रेनिंग आपको लगता है कौन दे रहे हैं? ये जो पैसे लेते हैं। अंडरस्टूड है। तो गोयल साहब क्या सोल्यूशन है? देखिए, अब सोल्यूशन की भी बात करनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये संभव है कि ये सिस्टम कभी बंद? देखिए एक ना आज मैं सौरभ जोशी जी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था। बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो खैर कई बार उनके खिलाफ भी बोल दिया, तो अगेन एक बार मैं आपके चैनल से उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे को जहाँ पे लगता है कि यार ये आदमी आज बदल रहा है, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो उन्होंने एक सलूशन दिया है कि यहाँ पे इनको इन्फोर्समेंट विंग को डिसॉल्व करके किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देना चाहिए। जैसा कि मुझे पता लगा, सुभाष चावला जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि महाराष्ट्र में ऐसा सिस्टम है। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे ये धांधली नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वहाँ पे वेंडर बैठा है तो कंपनी पे कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज कंपनी को चालान काटना पड़ेगा। तो एक तो ये अच्छा सलूशन है। दूसरा कि ये जो टाउन स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, ये एक्चुअल में क्या है कि जब 2016 में हमारे चंडीगढ़ में लागू हुआ था, तो इसका जो नींव पत्थर है ना, वो ही करप्शन पे रखा गया था। अब टाउन वेंडिंग कमेटी के भी कुछ अफसर है, इसके अंदर जब इसका अगर सही मंथन हो गया ना, तो आपको चुकाने वाली चीजें बाहर आएंगी जो हमने सोची भी नहीं है। क्योंकि मैं तो बहुत आरटीआई डाल के थक चुका, बहुत जाके अफसरों को मिलके थक चुका, कोई कुछ नहीं देता, ठीक है। वहां पे कुछ सारा ऑलरेडी सिस्टमेटिक सिस्टम से फिक्स है। आपने स्टे लेने जाना है, उसका अलग रेट है, ठीक है। आपकी फीस पेंडिंग है, उसको आपने रिन्यू करवाना है या उसने नहीं करना, उसकी अलग फीस है। तो ये सारा मतलब स्ट्रीट वेंडिंग टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर जितना भी सिस्टम है प्लस इन्फोर्समेंट, ये सारा ही सिस्टम इस स्कैम में है। अभी मेरे पास खबर आई थी, मैं खुद विजिट भी किया, 41 सेक्टर की मार्केट का सर्वे हुआ था, वेद प्रकाश जी कर रहे थे और मैं खुद साक्षात गवाह हूँ। वहाँ पे एक अड्डे पे 2 अड्डे इकट्ठे थे। वहाँ का सो कॉल्ड प्रधान है नवीन चावला, उसने दोनों अड्डों पे माल लगाया हुआ था, 14 नंबर और 26 नंबर अड्डा। मुझे धमकियां भी आई है नवीन चावला की तरफ से भी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा यार भगवान ना चाहता हो, आपके बस का नहीं है। तो मैंने उसको वेद प्रकाश वहां खड़ा अड्डे पे, मैंने उसको फोन किया, मैं कहा यार तू अड्डे के सामने खड़ा है, ये 2 अड्डे इकट्ठे हैं और जो 26 नंबर अड्डा है ये मोरपाल को अलॉट हुआ है। मोरपाल तो मैं 6 साल से यहाँ आया नहीं। मोरपाल 36 सेक्टर में गार्डन के सामने छोले कुलचे बेच रहा है। मैंने वहां भी गया था, वहां पे उसका भतीजा खड़ा था। मैंने उसको पूछा, हाँ जी आप? कहते जी मोरपाल जी का अड्डा था, 5000 रुपये महीना हम देते थे, तो अब वो ये अड्डा उन्होंने मेरे को दे दिया, मैं 5000 रुपये महीना दे रहा हूँ, मोरपाल जी खरड़ में जाके कुलचे छोले बेच रहे हैं। उनके अड्डे की फीस भी जमा हो रही है, उस अड्डे पे माल भी लग रहा है। और मेरे उसके बाद इन्होंने वेद प्रकाश जी ने मेरा फोन ही नहीं उठाया और वहां पे इनकी सर्वे की ड्यूटी लग गई। सर्वे कैसे हो रहा है कि मैं फॉर एग्जांपल कि मैं वेद प्रकाश आके बैठ गया, ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी इनको लेके आगे जी ये मोरपाल है, इसकी फोटो खींच दो। नॉट ओनली फोटो खींच दो, उसके बाद मोरपाल के आधार कार्ड पे इनकी फोटो लग गई, ये मोरपाल बन गए। अच्छा,
आधार कार्ड से छेड़छाड़ हुआ है तो फिर हाँ, अंडर सेक्शन 478, 476, 478 ये अगर मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे तथ्य निकलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ये थे हमारे साथ में मुकेश जी और विकास जी, जिन्होंने पूरे मामले के बारे में बताया कि किस तरह से ये नेक्सस पूरा जो है जो चल रहा है और कितने बड़े से बड़े अधिकारी अभी इसमें सामने आएंगे, खुलासा होगा, तमाम तरह की खुलासा होगा, सदन में इसको लेकर मुद्दे भी उठेंगे कि और इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो धीरे धीरे करके पता लगेगा। देखते रहिए अमर उजाला। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।